मतदान कर दे भाजपा को। लेकिन जनता भी अब समझदार है और वो सब समझ रही है। अभी सुशील भाई कह रहे थे कि हमने स्वास्थ्य विभाग में बहुत काम किया, तो स्वास्थ्य विभाग में उत्तराखंड में कितना काम हुआ है ये सबके सामने है कि यहाँ अस्पतालों की स्थिति क्या है। अस्पतालों में इन्होंने स्वास्थ्य विभाग की 315 घोषणाएं की। पहाड़ में चढ़ के देखो पहाड़ की स्थिति क्या है। पहाड़ की स्थिति क्या है ये इससे वाकिफ ही नहीं है। केवल देहरादून को देखने से उत्तराखंड पूरा नहीं हो जाता है, हमें पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी ऐसे जिलों के गांवों को भी देखना पड़ेगा कि वहाँ स्थितियां कितनी खराब हैं। तो स्वास्थ्य विभाग में 315 जी ठीक कहना है आपका, लेकिन आजकल तो देहरादून की भी स्थिति खराब बनी है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में इस समय सड़कों के हाल हम देख पा रहे हैं। वीरेंद्र जी क्या कहना है आपका? जी भाई 150 इन्होंने केवल शासनादेश वीरेंद्र जी उसमें से 2 अभी पूरी हुई हैं। मैडम, इस तरह के स्वास्थ्य विभाग का भी हाल है। स्मार्ट सिटी के नाम से आप देखिए 4-5 सालों के मेयर साहब भी इन्हीं के हैं, और रोडों की हालत देखिए, खड्डे पे खड्डे, आए दिन एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। वो तो छोड़िए, जब धामी जी मुख्यमंत्री बने और चंपावत जिले में उसके बाद भी आज पहाड़ों के भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है। अगर संगीता जी, अब वीरेंद्र जी से सवाल है मेरा, आप सभी से अनुरोध है एक-एक कर बात करें। संगीता जी आप शांत हो जाए। जी वीरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। मैं बताना चाहूंगा, उत्तराखंड भ्रष्टाचार में नंबर 1 बन चुका है पूरे भारतवर्ष में। इतने घोटाले, इतने भ्रष्टाचार, इतने रात देखिए, आए दिन बड़े बड़े घोटाले खुल रहे हैं। चाहे रोडों का ले लो, चाहे भर्ती का ले लो, चाहे कोई फर्जी घोषणा ले लो। तो ये उत्तराखंड की क्या दुर्गति, ये इसलिए बना था उत्तराखंड, इसीलिए हम लोगों ने बलिदान दिया था, इसलिए शहादत दी थी हम लोगों ने, इसलिए आंदोलन किया कि हमारा पृथक राज्य बने। आज 21 साल उत्तराखंड को बने हो गया और हमारी स्थिति आप देखिए जस की तस है। और जुमलेबाजी, लॉलीपॉप, घोटाले पे घोटाले, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, कब तक चलेगा? इतना झूठ मत बोलिए। अब सच की राजनीति आने वाली है, समय बताएगा 10 मार्च के बाद कि कौन सत्ता पे होगा, कौन सत्ता से बाहर होगा। ठीक है सुशील जी, लगातार तमाम घोषणाओं की हम बात कर रहे थे, देहरादून की बात कर ले, स्मार्ट सिटी को लेकर आप बात कर रहे थे। चुनाव के टाइम में, ठीक चुनाव के टाइम में जब लोग सड़कें ठीक करवा देते हैं कि कम से कम चुनाव आने वाले, उस समय में भी देहरादून की सड़कों की खस्ता हालत देखकर आपको नहीं लगता कि आपने कहीं ना कहीं कमी करी है? प्रचार के अलावा यदि ये काम किए होते तो शायद वोट आपको और बेहतर तरीके से मिल सकते थे। नहीं, हमको लोगों ने बेहतर तरीके से ही वोट किया है। जब कहीं नया कंस्ट्रक्शन और निर्माण होता है वहां असुविधाएं आती है, ऐसा नहीं। अगर हम सीवर लाइन डालेंगे तो सीवर लाइन डालने के लिए रोड को कटिंग करना पड़ेगा, और रोड कटिंग के लिए दिक्कत वहां के रहने वाले लोगों को थोड़ी बहुत होगी। तो इसमें कौन सी नई बात हुई? जब नया स्मार्ट सिटी देहरादून बनेगा, नए पोल लगेंगे, नए वहाँ वाटर टैंक लगेंगे, नए सुशील जी अभी देहरादून में नालियों के बीच में जो खंबे हैं वो तक नहीं निकाले गए हैं। एक साथ क्यों नहीं? अरे टाइम तो लगता है, उसका समय सीमा है। स्मार्ट सिटी का जो टेंडर है वो खंबे भी निकाले जाएंगे, पानी के हैंड पोस्ट भी लगेंगे, रोड की कनेक्टिविटी भी सही होगी, पथ प्रकाश भी ठीक होगा। वो कोई मिनटों सेकंडों में नहीं होता। नहीं काम होता, बिजली, वीरेंद्र भाई आप अपनी स्थिति राजेंद्र जी क्या लगता है आपको, देहरादून में जिस तरह से काम हो रहा है उसी तरह से तमाम सड़कों का निर्माण होता है क्या? उसके अंदर अंडरग्राउंड में क्या क्या करना है वो पहले सोचिए ना, प्लानिंग कीजिए। आप उसका टेंडर बाद में प्लानिंग करने के बाद प्लानिंग में कमी रह गई। ठीक है वीरेंद्र जी, अब सुशील जी अब आप दोनों शांत हो जाइए। राजेंद्र जी से सवाल है मेरा। राजेंद्र जी क्या लगता है आपको, देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर जिस तरह से घोषणा की गई थी, प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है, यही वजह है कि यह हालत इस समय देहरादून की बनी हुई है? देखिए ये भाई बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं सुशील जी। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, ये किसको नहीं पता कि भाई परेशानी होती है। परेशानी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, कितनी परेशानी होगी भाई? कोई टाइम लिमिट तो होती है, टेंडर का भी समय होता है कि कितने साल के अंदर टेंडर आपको कंप्लीट करना है। यहाँ तो एक विभाग खुदाई कर रहा है, खंबे वैसे के वैसे खड़े हैं बीच रोड में। राजेंद्र भाई देख लेना उसका स्मार्ट सिटी का टेंडर, उसका टाइम पीरियड कब है बाइंड अप करने का? बाइंड अप करने का तो जाने दीजिए सुशील जी, आपके अफसर अब बोल रहे हैं कि लोगों को आप हिदायत देंगे कि रात में काम करें। ये तमाम चीजें अब आप जाकर आपको याद आ रही हैं। ये किस तरह के अधिकारी हैं जहां पर 6 सीईओ को बदला गया है और उसके बाद अब जाके डीएम को ये समझ में आ रहा है कि रात में काम करेंगे जब लोगों को दिक्कत ना हो। अलग स्ट्रक्चर वो सरकार की प्रक्रिया है। अगर सीईओ को बदला गया तो हम काम जल्दी चाहते थे, काम जल्दी चाहते थे, तरीके से चाहते थे, उसमें क्या दिक्कत है? अगर कोई अधिकारी समयबद्ध तरीके से काम नहीं करेगा तो सरकार बदलेगी, इसमें कौन सी नई बात है? शाह जी 6 अधिकारियों को आप बदलते हैं और 6 अधिकारियों को बदलने के बाद भी आप एक बेहतरीन अधिकारी का चुनाव नहीं कर पाते हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए वो 6 अधिकारी किस लिए बदले हैं उसका भी खुलासा मैं आपके सामने कर दूं, क्योंकि वो 6 अधिकारी मैनेज नहीं हो पा रहे थे।
पहले वाले को मैनेज करने की कोशिश की, नहीं मैनेज हुआ, जिसके हाथ से मैनेज हुआ वो अपना जो है लेके चलता बना, दूसरा आया, दूसरे को मैनेज किया थी, काम कुछ नहीं हुआ, मैनेज हुआ है। हालात देख लीजिए ना आप, और उसकी हालत ये देहरादून के लोग देख रहे हैं। परेड ग्राउंड देखिए कितने सालों से बंद पड़ा है। आप ये बताइए कि आपने 1 साल से उस परेड ग्राउंड की साइड की दीवार नहीं बन पाई है, आप ये लगाइए। जी वीरेंद्र जी, क्या कहना है आपका? यहाँ पर राजेंद्र जी जो कह रहे हैं कि अधिकारी मैनेज नहीं हो पाए, यही वजह की बदलेगा, क्या आपको भी लगता है ऐसा? देखिए मैडम, देखिए नेताओं पे अधिकारी भी हावी हैं और नेता भी हावी हैं, तो दोनों के जब तक उनके साठ गांठ सही नहीं बैठती तब तक वो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। तो यही बुरा हाल है। आज परेड ग्राउंड को बने हुए इतने लाखों वहां पे दर्शक आते थे, वहां पे लोग एक्सरसाइज करने आते थे। वहां की आज स्थिति देखिए, परेड ग्राउंड जहाँ पे जनसभाएं तो खूब करी 3 पार्टियों ने दबा के, पर उसकी सुध किसी ने नहीं ली कि भाई आज हमारा परेड ग्राउंड की क्या स्थिति है। तो आज जो सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने आता है जनमानस, वो कहाँ जाएगा? आज वो रोडों पे घूम रहा है, और रोड पे अगर वो घूमता तो एक्सीडेंट हो जाता है। आज स्मार्ट सिटी के नाम से कभी पहले पानी की पाइपलाइन खुद जाती है, कभी बिजली की पाइपलाइन खुद जाती है, कभी सिविल लाइन खुद जाती है, तो उनका कोई सिस्टम ही नहीं है। भाई आप विदेश में तो जाके देखिए, अगर एक रोड बन रही है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है, उसमें सब कुछ पहले से प्लानिंग की जाती है। पर ये नहीं है, भाई उसका ठेका अलग किसी और को दो, उससे अलग कमीशन लो, उससे उसको ठेका अलग दो, उससे कमीशन अलग लो, इसको ये। तो आज 5 साल से ये देहरादून की जो है ना स्मार्ट सिटी, वो खुदते जा रहे हैं, खड्डे बनते जा रहे हैं, रिपेयर होते जा रहे हैं, खड्डे बनते जा रहे हैं, रिपेयर, और एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, और हर जनमानस त्रस्त है, नेता मस्त है। जी बिल्कुल। सुशील जी यहाँ पर सभी लोगों का कहना है, राजेंद्र जी का भी कहना है और वीरेंद्र जी का भी कहना है कि अधिकारी मैनेज नहीं हो पाए, इस पर क्या कहना है आपका? मैं एक्चुअली वो थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया जी, थोड़ा इंटीरियर में हूं मैं आज समय से। जी जी जी, क्या मेरी आवाज अब आपको आ रही है सुशील जी? जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। जी, दोनों ही लोगों का ये कहना है कि अधिकारी मैनेज नहीं हो पाए, यही वजह है कि 6 अधिकारी आपको बदलने पड़े। देखिए, उन लोगों को, दोनों को ही जिम्मेदारी जो जनता ने दी थी पिछले 5 वर्ष में आरोप लगाने की, वो रचनात्मक विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए, और जनता फिर उनको जवाब देने वाली है। उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं आज के न्यूज के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, जनता को, हमने जो भी घोषणाएं की हैं 100% उनका जियो किया है। वो जो चुनाव की बाध्यता थी, उसके बाद सभी लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू होंगी। आप निश्चित रूप से आज जो आपने एजेंडा लिया है, हम आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये निश्चित करना चाहते हैं कि हमने उन सभी का जियो किया है, और वो 100% लोगों को मिलेंगी। उत्तराखंड के भाइयों बहनों को उनका लाभ मिलेगा। ठीक है संगीता जी, सुशील जी का यहाँ पर ये कहना है कि 100% लाभ मिलेगा, देर से भले ही मिले लेकिन लाभ मिलेगा, इस पर क्या कहना है आपका? नई सरकार देगी। पहली बात तो जितनी घोषणाएं वो भी हमारी आएगी। शासनादेश ही नहीं हुए हैं तो वो कैसे पूरा होगा? दूसरी बात, शासनादेश होने के बाद भी जब उसका प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया है तो वो कैसे जनता तक पहुंचेंगी? और मैं बताऊं आपको, ये एक ऑल वेदर रोड की बात की जो टनकपुर से पिथौरागढ़ तक है, उसकी समय सीमा थी कि उसे 2019 में पूरा हो जाना था, और आज हम 2022 में हैं और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। और माननीय मोदी जी जब आए थे तो उसका लोकार्पण करके चले गए थे। तो ये स्थिति है भाजपा की कि कहते कुछ है और करते कुछ है। और जब धामी जी यहाँ आए थे तो यहाँ एक पुल बनना था, उस पुल की वजह से बहुत से गांव, अभी जब आपदा भी आई थी तो दूसरी तरफ आ ही नहीं पाते, कनेक्टिविटी उनकी टूट जाती है। तो जब धामी जी यहाँ आए तो उन्होंने कहा 1 महीने में ये पुल बन करके हम तैयार कर देंगे, और अभी तक उस पुल का नामो निशान, शुरुआत ही नहीं है। तैयार होना तो बहुत दूर की बात है। तो इस तरह की घोषणाएं ये करके जाते हैं और पूरी कुछ नहीं करते हैं। जी जी, तो कथनी और करनी साफ नजर आती है। ठीक है, आप सभी बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं देवभूमि की दंगल में आज चुनाव पूरे लेकिन वादे अधूरे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आगे इसी चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ,
सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका देवभूमि की दंगल में। चर्चा कर रहे हैं हम, लगातार सीधे रुक कर लेते हैं। राजेंद्र जी, आप बीच में कह रहे थे कि घोषणाएं पूरी जरूर होंगी लेकिन अगली सरकार में, क्या कहना है आपका तमाम घोषणाओं को लेकर? सुशील जी का जो कहना है कि देर भले ही हो सकती है लेकिन घोषणाएं पूरी होंगी, किस तरह से पूरी होंगी? नहीं देखिए, देर, पहले तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी सरकार जी, जिसकी भी सरकार आए वो 4 साल पहले घोषणाएं कर ले, लास्ट के साल में घोषणाएं नहीं होनी चाहिए, वो सीधे सीधे चुनावी घोषणाएं होती। हाँ, लेकिन इस पर आपको भी टिक्कर रहना होगा राजेंद्र जी, आगे आने वाले समय में जहां जहां भी आपकी सरकारें होती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो आने वाली कांग्रेस की जो सरकार है 10 मार्च को उत्तराखंड की जनता बनाने जा रही है, मैं उनके नुमाइंदों से भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लास्ट का जो 22 साल हो गए हैं, अब 22 साल में एनालिसिस होना चाहिए कि 22 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, कितना विकास होना चाहिए था, कितना किया, कितना नहीं हो पाया, कहाँ जरूरी था, कहाँ छूट गया, और अब वो शुरुआत होनी चाहिए ईमानदारी के साथ जी। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं जो उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब, आप 10 साल तो आपको दिए थे ईमानदारी करने के, है भाई साहब 10 साल तो आपको दिए थे ईमानदारी करने के लिए, आपने क्या किया? हमने क्या किया? मैं आपको वीरेंद्र भाई, जब आप कभी टेलीफोन नंबर मुझे दोगे, मैं यहां इतनी बात, लेकिन एक बात कहूंगा कि आंदोलनकारियों ने कांग्रेस ने किया और बेरोजगारों के लिए कांग्रेस ने किया। जो लांगा रोड से लेकर और जो सिडकुल तक जो सारी इंडस्ट्री बनाई है वो भाई साहब कांग्रेस ने बनाई है। भाजपा से पूछो ना, 7 से 12 14 लाख क्यों बेरोजगार हो गए सर? है भैया, 14 लाख क्यों बेरोजगार हो गए? 14 लाख अब हुए बेरोजगार हो, तो अब हुए, मतलब 5 साल में हुए, इससे पहले नहीं हुए, आपके काल में नहीं हुए? अरे काल में तो रोजगार मिल रहा था लगातार। ठीक है, वीरेंद्र सिंह जी, आप यहाँ पर सवाल कर रहे हैं, चुनाव के समय इन्हीं मुद्दों को जोर शोर से आपको उठाना चाहिए था। दूसरी बात ये कि आपने भी तो दोनों सरकारों का बराबर सहयोग दिया है, क्यों नहीं आपने इतना दबाव बनाया कि ये सब काम जो आप चाहते हैं वो करवा पाते? कहाँ कमी रह गई आपसे? देखिए मैडम, हमने हमेशा विपक्ष का रूप लिया है, दोनों पार्टी जब भी रही सत्ता में, आप विपक्ष में भी रहे, आप सरकारों में भी रहे, हमने हमेशा आंदोलन किया है, हमेशा जो भी। वीरेंद्र भाई, मैं आपकी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आज फिर आपसे इस के न्यूज के चैनल पे कहना चाहता हूं कि अगर आपने राष्ट्रीय पार्टियों की नक को बांध के रखा होता तो ये इतनी अलग नहीं चलती। आपने भी 2007 में भी सत्ता का मजा लिया है, आपने 2012 में कांग्रेस के भी साथ सत्ता का मजा लिया है। 2000 सुन लीजिए 2007 में आपने अरे जब आप कहते हैं दोनों राष्ट्रीय दल जो है वो ठीक नहीं है, तो भैया दोनों का साथ छोड़ो ना जी, दोनों से समान दूरी बना के आप उत्तराखंड की बात करो। और यदि आप उनके जी बिल्कुल, और यदि आप उनके साथ गए थे तो आप अपना दबाव बना सकते थे। जी वीरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा। इस बार पता चल जाएगा सर कि उत्तराखंड क्रांति दल कहाँ कुछ नहीं। वीरेंद्र जी, मैं आज आपको के न्यूज पे कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता लगेगा। पहले आप 2002 में 4 थे, फिर उसके बाद आप 7 में 3 हुए, फिर आप 12 में 1 हुए, फिर 0 हो गए, और आज भी आप एक भी सीट नहीं जीत पा रहे। ठीक है राजेंद्र जी, मान लिया यूकेडी का राजेंद्र जी प्रदर्शन का रिजल्ट 10 मार्च को ही आना है। चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ। ठीक है, आप दोनों लोग बने रहिएगा। संगीता जी भी हमारे साथ है। प्रदर्शन का रिजल्ट तो 10 मार्च को ही आना है। कांग्रेस की क्या स्थिति है, बीजेपी की क्या स्थिति है, यूकेडी की क्या स्थिति, और आम आदमी पार्टी भी 70 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ी है। यकीनन जिस अप्रत्याशित रिजल्ट की वो बात कर रही थी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव तो उत्तराखंड में जरूर होने वाला। संगीता जी, कहां देख पा रही है अपने आप को, और जिस तरह से कांग्रेस आपको महत्वाकांक्षी दिखाई दे रही है, राजेंद्र जी तो पूरा मान बैठे हैं कि 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या मानना है आपका? वो तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन देखिए 21 सालों में जो भी उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया है, कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। और रही उत्तराखंड क्रांति दल की बात, तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल, इससे कोई नकार नहीं सकता कि उन्होंने आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तराखंड आज हमारा बना। लेकिन कहीं ना कहीं मैं राजेंद्र भाई की बात से भी सहमत हूं कि जब उन दो बार उन्होंने दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का साथ दिया तो उन्होंने विकास की ओर क्यों नहीं देखा या क्यों नहीं सोचा। और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि वो 70 विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी भी खड़े नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है वो उत्तराखंड क्रांति दल से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्वास अब जाग चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो करना चाहिए था वो उत्तराखंड के लिए नहीं किया।
गुमराह तो किया, बदनाम आज किया। आम आदमी उसकी पार्टी वजह जो जो शीर्ष जनता नेता के थे मुद्दों वो को उसकी लेकर वजह से जनता ही के बीच जो आई है दो और चार जिसने सीट वाले जो नहीं कर सकते इतना। काम ये मुख्यमंत्री तो नहीं के थे, इन मुख्यमंत्रियों ने कहती क्या है किया? वैसा काम वो भाई करके राष्ट्रीय पार्टी के दिखाती है। मुख्यमंत्री तो थे। राजनीति को और लेकर नहीं, आप नहीं, पार्टी, भाई, ये नहीं। आप पार्टी जो घोषणाएं कर रही आम है आदमी पार्टी फ्री ने फ्री फ्री, राजनीति को हमारे लेकर लोग करने का काम आत्मनिर्भर किया वाले है, हैं, लेकिन स्वाभिमानी लोग हैं, लेकिन काम बात करना हमने चाहते की हैं, वो कांग्रेस मेहनत अपने करके एजेंडे में लेकर के आई, खड्डा चाहे वो खोदते फ्री हैं, कुआं बिजली की खोदते हैं, बात तो हो, नहीं, रेल भाई, की ये बात बात हो। नहीं। वीरेन जी आपको मैं समय देती हूँ, आप बीच में ना बोले, आप बीच में बोलते हैं तो दूसरा वक्ता जो होता है उसकी बात पहुंच नहीं पाती हमारे दर्शकों तक। अब आपसे सवाल मेरा ये है, आप लगातार दोनों ही दलों के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। आपके पास पहली बात तो पूरा 5 साल का समय था, पिछली बार यदि जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया था तो आप 5 साल मेहनत कर पा रहे थे। इस बार यदि 70 सीटों पर आप अपने प्रत्याशी नहीं खड़ी कर पाए तो उसमें उन पार्टियों से ज्यादा आपका और आपकी पार्टी के मैनेजमेंट की खामी है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमने सभी जनसंपर्क किया था और हमारे 51 प्रत्याशी पार्टिसिपेट किए। आपको बता दें 19 प्रत्याशी हमारे नहीं रहे, ठीक है ना, पर हमने जितना स्तर से हमने लड़ना चाहा लड़े और आपको ये तो नतीजे इसमें 10 मार्च बीजेपी को और पता कांग्रेस की चलेंगे। तो कोई गलती नहीं है ना, आपने 51 खड़े करे। आम अरे आदमी नाम पार्टी मात्र पहली के बार आके प्रत्याशी 70 खड़े कर करने से रही कुछ है। नहीं होता मैडम। हमारे नाम मात्र के प्रत्याशी खड़े करने से नहीं होता, प्रत्याशी वही खड़े करें जिनपे दम हो। और हमारे प्रत्याशी इस बार देखना आप 10 मार्च को अच्छे से अच्छे अरे प्रत्याशी वीरेन हमारे जी, विधानसभा में मैदान में पहुंचेंगे आप और लड़ने के लिए उतरिए तो मैं- सही, जनता के और सामने पूरे जाइए तो संगठन के सही। तरफ जीत से हार तो हम लगी लोग रहती है विपक्ष में चुनाव में। बैठने को पूरे तैयार राजेंद्र जी रहेंगे। जवाब आपको दीजिएगा। जो वीरेन जी कहेंगे का कि कहना है आप कि इस बार कमजोर इतना प्रत्याशी नहीं खड़ा करना चाहते थे इसलिए नहीं खड़ा किया, 51 पे संतोष कर लिया। मैं वीरेंद्र भाई आपको बधाई देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक निवेदन और करता हूं कि 2022 में भी जैसे ही 10 मार्च को रिजल्ट आए तो दोनों पार्टियों से जरा दूरी बना के अपना एकला चलो की रणनीति अपना लेना। करेंगे। 2007 में विपक्ष जब बैठेंगे हम। सुन लीजिए 2007 में जब आप सत्ता में, जब पहले दिन सत्ता में आए थे, उनके साथ सहयोग किया था। अगर आप ये कहते कि भाई राजधानी राजधानी राजधानी, तो भैया अगर नहीं देते तो छोड़ देते, तो आप 12 में 8 होते। और अगर 12 में आपने जिसको सहयोग किया, जिस दल को, या हमारे कांग्रेस को आपने सपोर्ट किया, कांग्रेस को भी आप कहते भी बनाओ बनाओ बनाओ, और नहीं बनाते, अगर हमें भी छोड़ते तो भैया कम से कम मेरा कहना है कि 17 में शायद आप फिर 8-10 हो जाते। अब ऐसे नहीं होगा। हमारे नेताओं ने गाली भी दोगे, सत्ता का भी सुख भी भोगोगे, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है राजेंद्र शाह जी, हमारी लेकिन बातों को नहीं वीरेन जी सुना को तो आपने सलाह दे दी है। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आप भी इस सलाह पे टिके रहिएगा, कहीं आपको भी जोड़ तोड़ करने की कोशिश ना पड़ जाए। बस नहीं, हमें कोई जोड़ तोड़ की जरूरत नहीं है। है। हम विपक्ष में ही बैठेंगे और आपको देखना हमारे देखिए संगठन में मैडम, मैं आपके के न्यूज के माध्यम से अपने तमाम उत्तराखंड के लोगों का, मतदाताओं का हार्दिक आभार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया, जुमलेबाजी में नहीं आए, और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार 42 से लेकर 52 तक बन रही है। मिनिमम 42 है और 52 तक भी जा सकते हैं जिस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। संगीता जी पूर्ण जवाब बहुमत की दीजिएगा इस सरकार है, पर। लेकिन 42 से उसके 52 की बावजूद बात कर रहे हैं राजेंद्र जी। जी जी संगीता जी जवाब दीजिएगा। नहीं, लेकिन मैं एक बात और कह दूं मैडम कि हम तमाम ऐसे, जैसे जो उत्तराखंड क्रांति दल है या आप हो, जो बुनियादी सवालों की लड़ाई उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, जहां पर अगर कोई राजनीति राष्ट्रीय पार्टी गलत कर रही होगी तो राजेंद्र शाह उनके साथ खड़ा होगा, ये विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि हमारा भी कहना ये है कि 22 साल में लड़ाई साफ होनी चाहिए, कैसा उत्तराखंड, किसका उत्तराखंड, किसके लिए। ठीक है संगीता जी जवाब दीजिएगा। 42 से 52 की बात कर रहे हैं। आज 21-22 साल में पहाड़ों का विकास तो हुआ नहीं। 52 ये तो अभी 10 साल दोनों पार्टियों ने राज किया, उसके बाद मिला विकास हुआ वीरेंद्र जी, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, ये बहुत विकास हुआ, उतना नहीं हुआ ये कह दो, लेकिन विकास बहुत हुआ यार, ऐसे मत ठीक है राजेंद्र जी शांत हो जाइए। संगीता जी से फाइनल कमेंट ले रही हूं। वीरेंद्र जी शांत हो जाइए, आपके पास आती तो हूं। इस बार जनता के मुद्दों को लेकर ही जनता ने वोट किया है। ठीक है वीरेंद्र जी। ये कहना कि 48 से 51 ये बहुत जल्दबाजी होगी। वीरेंद्र जी क्या लगता है आपको, 42 से 52 की बात कर रहे हैं, सच हो पाएगी 10 मार्च को? अरे मैडम, सब ये जुमलेबाजी झूठ है। सच्चाई इस बार आपको दिख जाएगी। जो कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से बोल रही है, सब त्रस्त हो चुके हैं। जनता सब जगह त्रस्त है। दोनों पार्टियों को देख लिया। ठीक है वीरेंद्र जी, फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास कम है, अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ रिजल्ट आता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका, संगीता जी बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे बहुत शुक्रिया, और सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि की दंगल में आज हम चर्चा कर रहे थे, चुनाव तो पूरे हो चुके हैं लेकिन जनता के जो वादे अभी भी अधूरे पड़े हैं और जिनको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं जनता आशातीत होकर बैठी हुई है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरह से नई सरकार इन तमाम लोगों की परेशानियों को दूर करती है और किस तरह से इन वादों को पूरा किया जाता है। फिलहाल इसके लिए 10 मार्च तक का हमें इंतजार करना होगा। देवभूमि की दंगल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।